take success with all humility. And we must realize that all success is temporary and transient. It should not change us as humans. I think that's one thing which I would never like to change. And always never forget hum kaun, Rakesh Jhunjhunwala, Share Bazaar, Road Shop. Most of the mistakes are always made in the best of the times. So when your success comes, don't extrapolate it. That's always going to be the same. And you are not what you are because of what you are. You are what you are because God chose you to be. So remember, it's all His doing. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास पेशकश में निकुंज की नज़र, जहां पर हम तरह तरह के मुद्दों पर बात करते हैं और निवेशकों को समझाते हैं कि उनके लिए, उनके भविष्य के लिए किस तरह की निवेश रणनीति सही है। लेकिन आज हम शो पर एक बहुत ही अलग मुद्दे को लेकर आए हैं। मुद्दा भी नहीं, एक बहुत विचार के साथ, अलग विचार के साथ हम ये शो कर रहे हैं, जहां पर हमारा जो फोकस होगा चर्चा का वो होगा राकेश झुंझुनवाला साहब को मरणोपरांत जो पद्म सम्मान मिला है उसे हमें कैसे देखना चाहिए, उसके क्या मायने हैं, उनके सफ़र को लेकर अब तक क्या कुछ सीखा जा सकता है। इन सब पर बात करते हैं। प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है निकुंज आपका इस पेशकश में। और आपके लिए बहुत ही भावुक पल जब मरणोपरांत पद्म सम्मान मिला बिग बुल को, और वो दिन जब आपको ये खबर मिली कि वो इस दुनिया से चल बसे हैं, और वो दिन जब पद्म सम्मान उनको मिला, कितनी गर्व वाली भावना आपके अंदर, और साथ ही ऐसा अंश आपकी ज़िंदगी का जो शायद कभी वापस नहीं आ सकता, कैसा लगा? कविता जी, देखिए, मैं नहीं, मेरे हिसाब से एवरी इंडियन मिसेस राकेश झुंझुनवाला। इन्वेस्टर्स मिस हिम फॉर हिज विजडम, फ्रेंड्स मिस हिम फॉर हिज होल बिग हार्ट एटीट्यूड, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने हम सबको बहुत चीज़ें बताई हैं। हमें राकेश झुंझुनवाला यानी स्टॉक मार्केट, मगर राकेश झुंझुनवाला यानी कि एक अच्छा इंसान, एक इंसान जिसने लोगों को प्रेरणा दी, एक इंसान जिसने हमेशा ही लिव्ड हिज लाइफ किंग साइज, एक इंसान जो ईमानदार था, जो इंसान एक ओरिजिनल थिंकर था, और सबसे अच्छी बात यह थी कि ही वॉज एन ग्रेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। हम शेयर बाज़ार में बोलते थे कि भाई हिज वर्ड वॉज हिज बॉन्ड। उनकी ज़ुबान एक प्रकार के सरकारी बॉन्ड के जैसी थी, जिसके अंदर जो एक बार कमिट हो गया वो हमेशा कमिट किया जाता था। तो मेरी लाइफ में मेरे आई हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो कई सालों का रिश्ता था, कई बातें सीखी हैं, कई बातें उनसे सीख करके मैंने इम्प्लीमेंट करी हैं। उनके नज़रिए से जब हम मार्केट समझते थे तो हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी बेनिफिट होते थे। तो गर्व की बात है कि एक फर्स्ट टाइम एक इन्वेस्टर को भारतीय सरकार ने, द गवर्नमेंट हैज़ गिवन दिस बिग अवार्ड। ये अवार्ड इंडस्ट्रीज को हमेशा मिला है, आईटी सेक्टर के अंदर टाटास को, बिरलास को अवार्ड पहले भी मिला है, मगर स्टॉक मार्केट में हमारी 75 साल की आज़ादी में फर्स्ट टाइम किसी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को इस अवार्ड से नवाजा गया। बिल्कुल। मुझे आपसे उनके साथ जो पहली मुलाकात हुई थी, ज़िंदगी में जब पहली बार उनसे मिले, उस मुलाकात के बारे में जानना है। नहीं, एक पर्सनल फोरम पे थी। अच्छा। एक पर्सनल फोरम पे थी, हम एक पारिवारिक जगह पे थे। इट वॉज अ फैमिली फंक्शन, आई वॉज इंट्रोड्यूस फॉर्मली। शायद उस समय मैं 20 साल का भी नहीं था जब मैं उनसे पहली बार मिला था। कुछ फैमिली कनेक्शंस थे, तो शायद मैं 15-16 साल का ही था जब मुझे इतना पता था कि वो शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं। तो उस समय व्हेन आई मेट हिम द निफ्टी वॉज नॉट इवन बॉर्न। तो मेरी उनसे पहली मुलाकात जब हुई थी, उसके बाद कुछ प्रोफेशनल मुलाकात हुई जब मैं इससे पहले एक पुराने ऑर्गेनाइजेशन में था, शायद 2001 में मेरी, उसके बाद प्रोफेशनली उनसे मुलाकात हुई। मगर उस समय राकेश झुंझुनवाला एक प्रकार के ओरिजिनल थिंकर थे। उस समय राकेश झुंझुनवाला वॉज अ पावरफुल वॉइस, ही वॉज नॉट अ वेरी वेल नोन वॉइस। जैसे राकेश झुंझुनवाला का नाम एक आम आदमी भी जानता है, उस समय राकेश झुंझुनवाला का जो नाम था सिर्फ स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशक जानते थे, बिकॉज उस समय स्टॉक मार्केट जो था इतना बड़ा नहीं था, इकोनॉमी का रुख अलग था, साइज अलग था, पॉपुलेशन अलग थी, पार्टिसिपेशन अलग था। तो कई बातें आप याद रखते हैं अपने जीवन काल के अंदर। तो मुझे पहली मुलाकात तो इतनी अच्छे से याद नहीं है, हाँ, पर प्रोफेशनली जब पहली बार मैंने 2001 में मिला था, मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क रखता था, तो वो बात, वो मुलाकात,
वो याद, वो प्रेरणागत बातें अभी भी याद है। और जो आखिरी मुलाकात थी आपकी उनसे, उसमें वो कैसे थे? क्या उतने ही जिंदा दिल थे? उनकी शख्सियत में क्या वही दमखम था और वही ऑरा था? जी हाँ, हालांकि जो आखिरी मुलाकात हुई थी वह हॉस्पिटल के अंदर हुई थी मेरी उनके साथ, और उनके जन्मदिन के आसपास हुई थी। और उस दिन भी उन्होंने, आप कुछ भी कह सकते हैं कि उस समय भी एकदम वार्मथ थी उनके अंदर, उस दिन भी एकदम उत्साह था। वहाँ पर भी स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे थे, वहाँ पे भी इंडिया पे बुलिश थे, वहाँ पे भी उन्होंने बोला था बेस्ट फॉर इंडिया हैज़ टू कम। और अभी भी उन्होंने बोला था कि इंडिया और स्टॉक मार्केट उस समय थोड़ा धीमापन था अगस्त सितंबर के अंदर। जब उनकी डेथ हुई थी 14 अगस्त था, मैं से थोड़े दिन पहले मिला था उनसे, तो उन्होंने उस समय मार्केट के अंदर यूक्रेन और वॉर को लेकर के थोड़ा मार्केट में धीमापन आ रहा था, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही थी, मगर उनका यही मानना था कि द बेस्ट इज इन इंडिया इज येस टू कम, बी फुल्ली इन्वेस्टेड, कैश मत रखना, बिकॉज हिंदुस्तान के मार्केट में बड़ी तेजी आने वाली है। कुछ आप इतने दिग्गज निवेशकों के साथ मिलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, हर निवेशक का अपना एक तरीका होता है, अपना एक जरिया होता है समझने का बाजार को। जब हम राकेश झुंझुनवाला की बात करते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी हटके रणनीति बनाते थे, उनकी सोच और बाजार को लेकर समझ, कन्विक्शन उनका बहुत अलग रहता था। लेकिन ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर, शायद एक गिनाना मुश्किल हो आपके लिए, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे एक्स फैक्टर रहे हैं जो आपको लगता है कि ये इनको आउट ऑफ द लीग बनाते थे? देखिए, मेरा यह मानना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो पहले हुआ है दोबारा होगा, और वो चक्र चलता रहता है। तो अंग्रेजी में हम कहावत बोलते हैं दैट द कोर्स रिमेन्स द सेम, बिल्कुल, बट हॉर्सेस दे चेंज। तो मार्केट के अंदर तेजी मंदी आएगी। एक ज़माना था जब मार्केट में टीएमटी स्टॉक्स चल रहे थे, टेलीकॉम, मीडिया, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेलीकॉम। एक ज़माना है जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स चल रहे हैं। एक ज़माना आया जब अचानक हमने देखा कि बैंक्स और एनबीएफसीज भाग रही थी। सेम टाइम लास्ट ईयर, एक साल पहले इंटरनेट स्टॉक्स का बोलबाला था। अब अचानक एनटीपीसी, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स वापस आ रहे हैं। तो मार्केट के अंदर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट हिस्ट्री में नॉट रिपीट इटसेल्फ, बट इट्स टोटली राइम्स। मार्केट के अंदर बुल मार्केट आएगा, बेयर मार्केट आएगा, मार्केट के अंदर यूफोरिया आएगा, मार्केट के अंदर फियर आएगा। तो झुंझुनवाला साहब ने एक चीज़ जो काफ़ी मेरे हिसाब से ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है, दैट ही सेज दैट इन इंडिया यू हैव टू बी एन ऑप्टिमिस्ट। और वो हमेशा कहते थे कि भाई 95% ऑफ माई वेल्थ इज ओनली बीन मेड बाय वन थिंग, बाय बीइंग ऑप्टिमिस्ट, कि आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा, आने वाला कल हिंदुस्तान के लिए और अच्छा रहेगा, द बेस्ट ऑफ इंडिया इज येट टू कम। तो जहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स आते थे, जहाँ पर मार्केट में पैनिक होता था, जैसे 2001 में 9/11 के बाद बड़ा पैनिक हुआ, बिल्कुल, तो उनका मानना था कि भाई मार्केट इस समय आईटी सेक्टर जो है बंद नहीं होगा, बिकॉज इंडियन आईटी सेक्टर एक ग्लोबल नीड को सर्विस कर रहा है। तो 2001 में उन्होंने आईटी स्टॉक्स में काफ़ी निवेश करा था। 2008 के आसपास जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश करा था। उन्होंने इसलिए निवेश करा था बिकॉज वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई थी। उनको ये समझ में आ गया था कि इंडिया के अंदर जिस प्रकार का चेंजेस आ रहा है, डेमोग्राफिक एडवांटेज है, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर है, हमारा स्टॉक मार्केट एकदम, हमारे पास वी हैव एक्सीलेंट रेगुलेटर्स, आधार इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ था। तो वो सब करके उन्होंने उस समय काफ़ी निवेश करा। 2020 के अंदर कोविड जब आया तो उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश करा था। सीधा मानना था कि इंडिया के अंदर डिजिटल स्टैक बन चुका है, कोविड की वजह से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, मार्केट के अंदर ज़्यादा पैनिक हो चुका था। सो बीइंग ऑप्टिमिस्टिक आई थिंक इज़ द मोस्ट यूनिक क्वालिटी ऑफ राकेश झुंझुनवाला। और जो ये दर्शक ये शो देख रहे हैं, मैं यही इल्तजा करूँगा कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म रखना जरूरी है। आपको ह्यूमन स्पिरिट को कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। आप देखिए, आज से 5 साल पहले, आज से 3 साल पहले कविता जी, कोविड का लॉकडाउन हुआ था। उस समय क्या हाल था, सब बेहाल थे, मार्केट का हाल खराब था, मार्केट ऊपर से 25% से ज़्यादा नीचे गिर चुका था। आज हम याद भी करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर आज आप देखिए, हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम यूएस बैंकिंग क्राइसिस की बात कर रहे हैं। तो यह जब समय आता है जब एकदम पैनिक हो जाता है मार्केट के अंदर, ऑप्टिमिज्म जो होता है और बिलीव जो होता है वही आपको संभालता है। हिज बिलीफ ऑन इंडिया, मैं बता रहा हूँ कविता जी, वॉज अनपैरेलल एंड आई थिंक दैट वाज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, कि उनका जो बिलीफ था वो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था इंडिया को लेकर के, और शायद इसी वजह से वह कितने बड़े इन्वेस्टर बने। तो इनकी भारत की रणनीति को लेकर और पॉलिसी मेकिंग को लेकर जो समझ है, वो उन्होंने इस समझ का फ़ायदा और सहयोग, अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिहाज से समझना चाहूँ तो कितना कुछ किया भारत सरकार के लिए?
देखिए आपको, क्योंकि हम एक एक्शनेबल बात करते हैं, तो सबसे पहले जो मेरे हिसाब से मुद्दा रहेगा कि बी ऑप्टिमिस्टिक इफ यू आर एन इन्वेस्टर। सेकंड, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको रिस्क समझना चाहिए। नेवर अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क। राकेश जी हमेशा कहते थे दैट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू बाय, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट व्हाट प्राइस यू बाय। सपोज आपने ऐसी कंपनी में निवेश करा जो कि बहुत बढ़िया कंपनी है, तो उसका पी मल्टीपल 50 है या 75 है और ग्रोथ 10% है, तो मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनेगा। हमने देखा है कि HUL एक समय आया था 1994 से 2000 तक, 95-96 तक, 7 साल तक HUL ने रिटर्न नहीं दिया। IT कंपनीज में भी ऐसा समय आया है जहाँ तक 3-3, 4-4 साल तक IT स्टॉक्स ने रिटर्न नहीं दिया, हालांकि कंपनी ग्रो कर रही थी। रिलायंस कुछ साल पहले 3-4 साल तक रिलायंस ने रिटर्न नहीं दिया था। तो मार्केट में ये फेज हमेशा आता है, मगर आप अगर एंट्री पॉइंट अच्छा रखते हैं, अगर आप सोना चांदी के भाव में लेते हैं या चांदी पीतल के भाव में लेते हैं, तो योर एंट्री प्राइस आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस। तो आप क्या लेते हैं नहीं इंपॉर्टेंट है, आप किस प्राइस में लेते हैं। आई थिंक इनका एक सेकंड एक बड़ा एक प्रकार का मूल मंत्र था जो वो हमेशा मानते थे। ये बताएं कि भारत को ग्लोबल मैप पर पहुंचाने के पीछे उनका बड़ा कितना योगदान था। देखिए भारत जहाँ पर है उसके कई फैक्टर्स हैं कि हम इस समय इतने रेजिलिएंट क्यों हैं। डेमोग्राफिक्स, प्रोडक्टिविटी गेन, डिजिटल स्टैक, वेरी गुड रेगुलेटर्स, स्टेबल फॉरेक्स रिजर्व, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट। आप देखिए टॉप 500 कंपनीज के अंदर कितने इंडियन CEOs आ रहे हैं। आप देखिए इंडिया जो आज IT एक्सपोर्ट कर रहा है, अरामको का जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसके बराबर है। हर तीसरी दवाई बोलते हैं अमेरिका में जो बिक रही है वो हिंदुस्तान में होती है। तो इसके कई फैक्टर्स हैं कि वाई इंडिया टुडे इज जस्ट मूविंग इन द राइट पाथ। सरकार, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सरकार की रणनीति, डिजिटलाइजेशन, तो इसके कई फैक्टर्स हैं। मगर राकेश जी ने स्टॉक मार्केट को एक नई पहचान दी है। स्टॉक मार्केट को एक पहचान दी है। स्टॉक मार्केट को अक्सर एक जगह माना जाता था जिसको पुराने ज़माने में लोग कहते थे भाई तो जुए का अड्डा है। हाँ, बिल्कुल सही। ये शब्द मैं सोच के बोल रहा हूँ, मगर तो जुए का अड्डा समझा जाता है, जिसको बोला जाता था यहाँ पे सट्टा होता है। मगर स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली क्या पर्पस है? स्टॉक मार्केट का पर्पस है कंपनीज आएंगी और वह इसमें कैपिटल राइज करेंगी, और अच्छी कंपनी जो ग्रो करेंगी वो उनमें आप निवेश करेंगे तो उसके अंदर आपको बेनिफिट होगा और आप कैपिटल अप्रिशिएट करेंगे। स्टॉक मार्केट का और कोई पर्पस नहीं है, राइट। इट इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर अ बायर एंड अ सेलर मीट। तो क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी ढीली थी, उस समय मार्केट इतना वेल डेवलप नहीं था, हमारे सिस्टम्स और मैकेनिज्म इतने अच्छे नहीं थे, तो भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर हर 5-7 साल के अंदर एक स्कैम हो जाता था। 1980s में हुआ, 1990s में हुआ, 2000 के दशक में हुआ। तो झुनझुनवाला साहब ने आकर के स्टॉक मार्केट को हम कहते हैं ना जी एक इंडोर्समेंट दिया दैट इफ यू आर अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर यू कैन मेक वेल्थ, यू कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ बाय डूइंग थिंग्स द राइट वे। तो सही तरीके से लंबे अवधि तक पैसे बनाना और लगातार बनाए रखना, ये माने काबिल तारीफ है। अगर हम जो आंकड़े हमें लोग बताते हैं कि भाई इन्होंने जो अपनी स्टॉक मार्केट में जर्नी चालू करी थी शायद 10 लाख रुपए से चालू करी थी, अब आंकड़े हैं कि इनका पोर्टफोलियो 5 लाख का है, 5 बिलियन डॉलर है, 10 बिलियन डॉलर है, मगर जो भी बिलियंस में पोर्टफोलियो है। तो अगर आप क्या रिटर्न निकालें कि भाई 30-35 साल में इन्होंने किस प्रकार का रिटर्न दिया, तो 50% से ऊपर का रिटर्न है। वॉरेन बफेट साहब का जो रिटर्न है, जिसे हम विश्व के सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, उनका रिटर्न 20% से कम है। तो झुनझुनवाला साहब ने जो करा है अपने पोर्टफोलियो के साथ, वह एक प्रकार का ऐसा रिटर्न है कि जो विश्व में कोई नहीं करा है। और उन्होंने ऐसा इसलिए करा है बिकॉज उनका एक बिलीफ था इंडिया, उनकी एक चाह थी इंडिया की तरक्की होगी। एक उन्होंने इटीना को इंटरव्यू में बोला कि आने वाले समय में इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा। हो सकता है मैं जिंदा नहीं रहूं देखने के लिए, मगर वह समय आ रहा है और आज हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं। मुझे याद है जब सेंसेक्स 5000 था तो बोलते थे सेंसेक्स 5 साल में 25,000 हो जाएगा। हम लोग देखकर बोलते थे 25,000 पर हुआ, आज सेंसेक्स 50,000 के ऊपर है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं एक प्रकार का इंडोर्स आपको लाइफ में करती हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें तो आप काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो झुनझुनवाला साहब की एक यूनिक एबिलिटी थी बाय एंड होल्ड। अच्छा, तो अगर आप देखिए इन्होंने टाइटन 20 साल से ऊपर रखा, करू वैसा बैंक 15 साल से ऊपर रखा, लुपिन कई सालों तक रखा। तो इन्होंने जो स्टॉक्स में पैसा बनाया है, हालांकि इन्होंने नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा लिए हैं, बट इज लार्ज वेल्थ हैज गॉट क्रिएटेड इन 5-6 स्टॉक्स।
और शायद यही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ, फिर शायद उस पर डिस्कस करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू टाइम द मार्केट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट. तो मार्केट को टाइम ना करें, मगर मार्केट के अंदर आप समय स्पेंड करें. जहाँ आप समय स्पेंड करेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, री रेटिंग ऑफ द स्टॉक, यह आपके फेवर में आती है. इन्होंने एक चीज़ और बताई कि भाई मार्केट के अंदर अगर आपको लगता है कि आपने अगर किसी कंपनी में निवेश करा है, मैं इनको कोट करूँगा, एक एग्जांपल है, उन्होंने बोला कि भाई निकुंज, अगर मुझे लगता है कि आईटीसी का प्राइस 100 रुपये से 500 रुपया होने वाला है, तो क्या फ़र्क पड़ता है 200 मिल या 300 मिल या अगर ऊपर दिखता है. तो यही भारत की स्टोरी है. अक्सर लोग वेट करते हैं करेक्शन में, और गिरेगा और गिरेगा. तो टाइम इज़ लॉस्ट इन वेटिंग फॉर द करेक्शन रादर देन व्हेन द एक्चुअल करेक्शन अकर्स. तो फुल्ली इन्वेस्टेड रहिए, अच्छी कंपनी में रहिए, उतार चढ़ाव आता रहेगा. इनका जो सबसे फेमस स्टॉक है टाइटन, जिसके बारे में सब जानते हैं. कविता जी, पिछले 25 साल में टाइटन 50% से ज़्यादा 4 बार गिरा है, 25% से ज़्यादा 10 बार गिरा है, और अनगिनत 10% प्लस करेक्शन आए. तो करेक्शन तो हर अच्छे से अच्छे स्टॉक में आएगा. जो कि राकेश जी का एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 20 साल में सोचिए 4 बार 50% से ज़्यादा गिरा है, मगर बेचा नहीं उन्होंने. तो यही दर्शाता है कि अच्छे स्टॉक से अगर आप लंबी अवधि के लिए रहेंगे तो आप लंबा पैसा बनाएंगे. बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये उनका भरोसा और उनकी जो दिलेरी है वो दिखाती है. तो मुझे कुछ उनकी छवि, उनकी पर्सनल लाइफ और उनके शख्सियत से भी बताइए कि वो कितने दिलेर थे अपने परिवार के साथ, और किस तरह से उनकी हैंड होल्डिंग करते थे. क्योंकि अपने आप में देखा जाए तो उनके लिए सीखने तो बहुत कुछ था उनसे, जो सीखा जा सकता था. परिवार वाले हों, हम जैसे लोग हों, निवेशक हों, अपने परिवार को वो कैसे देखते थे, संभालते थे, उनके साथ कैसे वक्त बिताते थे, क्या पहलू? उनका स्टॉक मार्केट में जो निक नेम था वह था भैया. अच्छा. और अब भैया उनको बुलाएंगे जो वास्तव में एक हैंड होल्डिंग करते हैं. तो वो हमारे लिए भी भैया थे, अपने से बड़ों के लिए भी भैया थे, अपने से छोटों के लिए भी भैया थे, और भैया उनका पेट नेम था. अच्छा. और वो उनको भैया इसलिए लोग बोलते थे बिकॉज वो एक वास्तव में हैंड होल्डिंग करते थे. एडवाइस, हेल्प, गाइडेंस. तो जिंदगी की समझ उन्हें बहुत ज़्यादा थी. वो तजुर्बा स्टॉक मार्केट के, हम हमेशा राकेश जी को एक स्टॉक मार्केट के निवेशक के लेंस में देखते हैं, मगर उसके अलावा एक वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे, जो एक मददगार इंसान थे. वो हमेशा अपने तजुर्बे से, हम जब भी प्राइवेटली मिलते थे, पर्सनली मिलते थे, हमें बताते थे सही और गलत के बारे में. एक बड़े फैमिली मैन थे, 3 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, और जितना भी समय स्पेंड कर सकते थे फैमिली के साथ स्पेंड करते थे. कुछ तबीयत ख़राब होने से पहले उन्होंने छुट्टियों पे भी जाना चालू कर दिया था. तो मैं रिक्लूस कसम का तो उनको इंसान नहीं बोलूँगा. वो पार्टीज़ के भी बड़े शौकीन थे. हर साल दिवाली पर आकर के फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ वो इंटरेक्ट करते थे. वो एक बड़ा इंटरेक्शन होता था. तो मस्त मिजाज जरूर थे, मगर व्हाट डिफरेंशिएटेड हिम फ्रॉम अदर्स वाज दैट वो हमेशा लोगों को बताते थे, भाई पार्टिसिपेट करो, मेरी लाइफ में कोई सीक्रेट्स नहीं है, मेरा ये पोर्टफोलियो है. लोगों को बताते थे भाई मैंने खरीदा है, आप भी खरीदिए. कोई बेनामी काम नहीं करते थे. जो करते थे ओपन में करते थे, पोर्टफोलियो ओपन में करते थे. ऐसा नहीं था कि उनके कोई सीक्रेट ओवरसीज अकाउंट्स थे, ऑफशोर कुछ करते थे जो मार्केट के अंदर लोग बताते नहीं है. देयर वाज नो सीक्रेट इन राकेश जुनवाला's लाइफ. मैं ये सिंपल बताऊंगा. अकासा, जो कि उनका सपना था और जो पूरा हुआ, उन्होंने जाते जाते देखा भी है, क्या कुछ डिस्कस करते थे आपके साथ? कभी इस बारे में कोई जिक्र हुआ, कुछ बात हुई? क्योंकि उनकी जो यादों की सूची है हमारे पास बहुत बड़ी है, लेकिन जो अधूरे रहे कुछ सपने हैं, अगर आप बता सकें. देखिए, अकासा एक इन्वेस्टमेंट था, वो काफ़ी एक्साइटेड थे. एयरलाइन के अंदर हिस्टोरिकली बड़े निवेशकों ने लंबा निवेश नहीं करा है. अगर आप देखें, एयरलाइन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू बी इन. अकासा वाज द आइडिया विच आई थिंक वाज इंक्यूबेटेड ड्यूरिंग द कोविड टाइम, और वो सपना उनका पूरा हुआ. अकासा इज़ नाउ ए कमर्शियल एयरलाइन. और उनकी मृत्यु से पहले वह अकासा की फर्स्ट फ्लाइट में भी गए थे. बॉम्बे टू अहमदाबाद गए थे, जाकर के वापस आए थे. तो एक्साइटेड थे. वो एयरलाइन अभी भी मजबूत है, क्योंकि डायनामिक्स एयरलाइन सेक्टर का इस समय चेंज हो रहा है. मगर वही बात है कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो बिजनेसेस की थी ना कविता, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. मगर हमारे दर्शकों को अगर उनसे कुछ समझना है और सीखना है, तो ये समझना चाहिए कि उन्होंने जब हमसे आखिरी बातचीत हुई थी तो ये कहा था बेस्ट फॉर इंडिया इज़ येट टू कम.
और अगला 5 से 7 साल इंडिया के लिए सुनहरा समय रहेगा। तो 1990s में 1980s में जापान में जो हुआ, उसके बाद यूएस में हुआ, फिर चाइना में हुआ, उनके हिसाब से अगले 8 से 10 साल में हिंदुस्तान में होगा, यानी दिस डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया। उनका ये भी मानना था कि इस समय अगर आप इस समय भी निवेश करते हैं तो आने वाले 5 से 7 साल में मार्केट, इक्विटी मार्केट डेट से ज़्यादा रिटर्न देगा। उनका ये भी मानना था अगर आप एक आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो ट्रेडिंग ना करिए, बिकॉज डेटा है कि 90% ट्रेडिंग में पैसा लगता है। ये उनका व्यू था। हालांकि वो एक बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर थे, मगर वो कहते थे कि भाई मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप प्लीज़ उसमें मत पार्टिसिपेट करिए। अगर एक पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको सिर्फ में निवेश करना चाहिए और आपको सिंपल चीज़ें रखनी चाहिए। तो काफ़ी बातें हैं जो मेरे हिसाब से मैटर करती हैं। तो उन्होंने बाजार के बहुत सारे बदलते दौर देखे, आपने खुद ही बताया। अब ऐसे में जो आपने उनके प्रिंसिपल्स बताए हैं, क्या उनमें भी किसी भी तरह का बदलाव आपने नोटिस किया, आपने ऑब्जर्व किया, या वो फंडामेंटली अपने प्रिंसिपल्स को लेकर इतने मजबूत थे और उनको इतना कन्विक्शन था कि यही चीज़ है और यही पैसा कमा कर देगी? देखिए, ओरिजिनल थिंकर थे। और आई थिंक स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अगर हटके रहना है तो आपको ओरिजिनल थिंकिंग लानी पड़ती है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ओरिजिनल थिंकिंग रखेंगे तो आपको एक नया ही नज़रिया मिलता है देखने का। अच्छा। तो एक ओरिजिनल थिंकर थे। मगर एक चीज़ वो हमेशा करते थे, वो बोलते थे स्टॉक मार्केट के अंदर द ओनली रूल इज देयर आर नो रूल्स। बिल्कुल। तो जैसे परिस्थितियां बदलती है तो आपका व्यू भी बदलता है। कोविड के पहले और कोविड के बाद परिस्थितियां बदल गई तो आपको व्यू बदलना पड़ा। युद्ध के पहले, यूक्रेन और रशिया युद्ध के पहले परिस्थितियां बदल गई, आपको अपना व्यू बदलना पड़ेगा। तो बड़ा निम्बल फुटिंग होना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में आप ईगो वॉर नहीं रख सकते। स्टॉक मार्केट में अगर आपको आज जो अच्छा लगता है, अगर आपने गलती कर दी तो आपको गलती को एडमिट करना पड़ता है। सी, उन्होंने एक मंत्र हमेशा बोला था दैट यू शुड नॉट बी अफ्रेड फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स, यू कैन ओनली, बट यू शुड डू मिस्टेक्स विच यू कैन अफोर्ड। ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया कि भाई आपने अपना कितना पोर्टफोलियो में निवेश करा है, अगर वो गलत जाता है तो आपको रिस्क क्या है। नंबर, आप गलती करके सीखते कैसे? अगर आपने एक अप्रोच से पैसा अगर लूज करा है तो उस अप्रोच से दोबारा पैसा अर्न नहीं कर सकते। मैं दोबारा समझाऊंगा। इफ यू लॉस्ट मनी डूइंग अ पर्टिकुलर, इफ यू लॉस्ट money in stock markets by adopting a particular strategy, don't try and do that again to make money. अच्छा। तो एक बड़ा ही क्लियर फोकस रहता था उनमें। एक बड़ी यूनिक बात थी जो शायद मैंने विश्व में किसी को नहीं देखी है कि वो बड़े ट्रेडर थे और एक बड़े इन्वेस्टर थे। मैं पूछता था भाई ऐसे कैसे? आप या तो ट्रेडर बन सकते हैं शॉर्ट टर्म और ट्रेंड, या फिर कॉन्ट्रा जा सकते हैं। तो वो बोलते थे भाई एक ब्लेसिंग है, एक मेरे माइंड में, मेरी सोच को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पी, जो एकदम 5-10 साल तक हम कंपनियों को देखते हैं जो बड़ी हो सकती हैं। दूसरा ट्रेडिंग, जहाँ मैं शॉर्ट टर्म देखता हूँ। ट्रेंड इज माय फ्रेंड, अंग्रेजी में जब जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में वर्ड बोलते थे ले फटाफट दे फटाफट। अच्छा। वो ट्रेडिंग होती है जहाँ पर इमोशन नहीं रखते हैं, आप ट्रेंड पकड़ते हैं। तीसरी होती है इन्वेस्टिंग, जहाँ पर आप एकदम अलग सोचते हैं और आप पेशेंटली रहते हैं। तो टू पुट अ वेरी गुड एग्जाम्पल हियर, ट्रेडिंग इज अबाउट चलती गाड़ी पे या चलती ट्रेन पे चढ़ना। तो जी आप को पता है ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है, ट्रेन चर्च गेट से निकल गई है बॉम्बे टर्मिनोलॉजी में, ट्रेन कांदीवली की तरफ जा रही है। तो अब चर्नी रोड पे ट्रेन पे चढ़ जाओ, बैंड्रा तो उतर जाओ, वो अपने ट्रेन पकड़ा है। ठीक है। जब इन्वेस्टिंग आप करते हैं तो आप वेट करेंगे ट्रेन कब खाली होगी, आप उसके अंदर कंफर्टेबली बैठेंगे, ट्रेन स्पीड पकड़ेगी और आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। पर वो कब पहुंचाएगी आपको नहीं पता है, मगर पहुंचा देगी आपको ये पता है। दैट इज इन्वेस्टिंग। सब्र, पेशेंस। और पी इन्वेस्टिंग होती है वो एक आपका एक अलग ही सेगमेंट होता है जिसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि आज जो छोटा है कल बड़ा क्या हो सकता है। आप आज बात कर रहे हैं कि आज से 20 साल पहले बॉम्बे में शायद विरार स्टेशन नहीं था, या 30 साल पहले नहीं था मगर हो गया। तो उस टर्मिनोलॉजी में और भारत कहाँ तरक्की कर सकता है। तो बड़ा ही डिफरेंशिएटेड अप्रोच था और वो चीज़ों को मिक्स नहीं करते थे। और शायद वही डिफरेंशिएटेड अप्रोच ने उनको एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर बनाया। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें तो कम से कम जब आप कमाते हैं अपने पोर्टफोलियो से तो आपको बहुत खुशी होती है जब आप रिटर्न आते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है लोगों का घाटे को समझना और घाटे का सामना करना। अब ऐसे में यहाँ पर झुंझुनवाला जी की अप्रोच क्या थी कि पोर्टफोलियो में जो आप पैसे उड़ता हुआ देखते हैं, ख़त्म होते हुए देखते हैं, उसे कैसे समझें और कैसे उससे आप ये सीखें कि आगे क्या गलती नहीं करनी है और उसको दोबारा ना करें, उसको सुधारें? देखिए कि ग्लोबल कहावत है कि स्टॉक मार्केट, इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर देन स्टॉक मार्केट इज अ बैड प्लेस टू लर्न। ओके। अगर आप ट्रेडर हैं
और अगर आप इन्वेस्टर हैं, यह जानने के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं है कि आप क्या हैं, आप पहले सोचिए कि आप क्या हैं। ट्रेडर हैं तो जी ट्रेडिंग के फॉर्मूलेज होते हैं, और इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टिंग के तरीके होते हैं, बट डोंट कम टू स्टॉक मार्केट टू लर्न इट। बिल्कुल। सो if you don't know what you are, stock market is a very dangerous place and expensive place to learn. तो आपको ये पहले समझना चाहिए आप स्टॉक मार्केट में किस पर्पस के लिए आए हैं, और वो पर्पस आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप लंबी अवधि के लिए आए तो सिर्फ एन इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म के लिए आए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड गेन्स, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की तमाम पहलुओं को समझने की, चर्चा को खत्म करने का मन तो नहीं करा, लेकिन आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपसे हमने पूछा था आप क्या क्या करते हैं वीकेंड में, क्या क्या किताबें पढ़ते हैं, क्या बिग बुल से आपने कोई ऐसी चीज़ अपनी निजी ज़िंदगी में सीखी जिसको आपने लागू किया और उससे आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी वाकई बदली है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है वह है भरोसा। भरोसा, whether it is belief in India, whether it is belief in yourself, whether it is belief in life in general, and the whole optimistic approach which you should have, and with the assumption that you should never undermine the human spirit. Life में चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मगर हर कष्ट से मैनकाइंड और इंडिया उभर के निकला है। जब कविता जी मैंने अपना करियर चालू करा था, उस समय सेंसेक्स 3,500 था। उसके बाद हमने 9/11 देखा, हमने असैसिनेशंस देखे हैं, हमने अर्थक्वेक्स देखे हैं, हमने सुनामी देखी है, हमने 2008 देखा है, टेपर टेंट्रम देखा है, जो भी खराब हो सकता है मेरे हिसाब से हमने पिछले 20 साल में देखा है। तो उसके बावजूद इंडेक्स 3,000 से आज 50,000 के ऊपर हो गया है। तो इसके अंदर क्या हुआ है? ह्यूमन स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, ह्यूमन स्पिरिट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन स्पिरिट ऑफ मेकिंग श्योर दैट टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। तो जो इंडोर्समेंट था ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, और ऑप्टिमिस्टिक आप रहेंगे तो खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल सही। भरोसा, इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ, और बस यही हम कहेंगे कि उनकी शख्सियत ऐसी थी कि यही एक शेर याद आ रहा है मुझे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि किस्मत से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वही राकेश जुनवाला की लेगेसी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।